अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर एक नए एपिसोड के साथ आज की वीडियो का आगाज करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कहानी उस्मान बे की तारीखी दुश्मन गरमियान कबीले के गिर्द घूम रही है। गरमियान कबीले को लाने की वजह ये है कि ये वो इमारत थी जिसकी सरहदें उस्मान बे की इमारत की सरहदों के साथ मिलती थी, और ये इमारत उस वक्त अनातोलिया की ताकतवर तरीन इमारतों में से एक है, जिसके सरदार का नाम यकूब बे था। उन्हें यकूब बे अव्वल भी कहा जाता है, जिनके बेटे महमद बे का किरदार कुरलिश उस्मान में मौजूद है, और उसके बारे में मुद्दाहों को खास तौर पर दिलचस्पी है कि उनके किरदार की तारीखी अहमियत क्या है। और जिस तरह की दुश्मनी महमद बे और उरहान गाजी के दरमियान शुरू से ही दिखाई जा रही है, तो क्या इन दोनों इमारतों के सरदारों के बेटों की ऐसी दुश्मनी का सबूत तारीख से मिलता है या नहीं। तो प्यारे दोस्तों, मेरी आज की वीडियो गरमियानियों के सरदार यकूब बे के बेटे महमद बे के बारे में है, और हम जानेंगे कि उनके किरदार की तारीखी अहमियत क्या है। महमद बे और उरहान गाजी की दुश्मनी का क्या अंजाम हुआ। यकूब बे की तारीखी तौर पर महमद बे के अलावा भी और कोई औलाद थी। महमद बे को चाहे शैदान क्यों कहा जाता है, उसका क्या मतलब है। उस्मान और गरमियान कबीलों के दरमियान पहले ये रिश्तेदारी कब शुरू हुई और उस रिश्तेदारी से किस इमारत को ज्यादा फायदा हुआ। जहाँ तक कुरलिश उस्मान की बात है, तो उसमें हमें यह मालूम होता है कि महमद बे यकूब बे का बेटा है, जो कि ये समझता है कि अगर तुर्कों की को रियासत कायम करने का हक सल्जोकी सल्तनत के बाद है, तो वो सिर्फ उसके वालिद यकूब बे को हासिल है, और उनके बाद ये रियासत वरासत में उसके पास आ जाएगी। इस वजह से वो उस्मानिया इमारत उस्मान गाजी और उसके बेटे उरहान गाजी को अपना दुश्मन समझता है। पहले उस्मान बे और उनके बाद फिर उरहान बे से दुश्मनी महमद बे को अपने वालिद यकूब बे की तरफ से विरासत में मिली थी। लेकिन नाज़रीन कराम, महमद बे की दुश्मनी को सही तरह से जानने के लिए जब तक आप लोग यकूब बे और उस्मान बे की दुश्मनी के बारे में बनाई गई मेरी वीडियोस ना देख लें, तब तक आप लोगों को महमद बे की तारीख पूरी तरह समझ नहीं आएगी। क्योंकि मैं अगर यहाँ यकूब बे और उस्मान बे के दुश्मनी की तफसीलात बयान करने लगूंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ फोकस सिर्फ महमद बे और उरहान गाजी पर करना चाहती हूँ। लेकिन उनकी दुश्मनी की समझ आप लोगों को तभी आ सकती है जब तक आप लोग ये ना जान ले कि यकूब बे की तरफ से तारीखी तौर पर उस्मान बे के खिलाफ कौन कौन सी साजिशें की गई और उनका क्या अंजाम हुआ। इन तमाम हालात पर मेरी वीडियोस मौजूद है। और नाज़रीन कराम, उस दुश्मनी की पहली वजह उस्मान बे की इमारत का रकबे में छोटे होने के बावजूद गरमियान कबीले के असर रसूख को ना मानना और उनकी अतायत कबूल ना करना था। जबकि गरमियान कबीले की दुश्मनी की दूसरी वजह ये थी कि गरमियान कबीले की इमारत रकबे में, मिसाइल में, जंगजू की तादाद में और आबादी में, यानी कि हर लिहाज से उस्मान बे की इमारत से बड़ी थी। इब्ने फजलुल्लाह अल उमरी, जिन्होंने 14वीं सदी के वस्त में अनातोलिया के हालात के बारे में काफी कीमती मालूमात दी हैं, तो ये हालात इब्ने फजलुल्लाह ने दो सियाहों से नकल किए हैं, जिनमें से पहले सियाह का नाम हैदर उल है और दूसरे सियाह का नाम जंगेजली बालाबन है। और दोनों सियाहों का दावा है कि गरमियानों का सरदार तुर्क सरदारों में सबसे बड़ा था। हैदर उरियान के मुताबिक गरमियानों के पास 4000 घुड़सवार सिपाही थे, जबकि जंगेजली बालाबन के मुताबिक गरमियान कबीला जंग पेश आने पर 2 लाख घुड़सवार और पैदल फौज को मैदान में उतरने के काबिल थे। जबकि नाजरीन कराम, उसी दौर में उस्मान बे के पास जो फौज थी उनकी तादाद 20,000 थी, और यकूब बे को हर साल बाज़ंतीनी सल्तनत भी 1 लाख दिनार टैक्स और कीमती अशिया भिजवाती थी। यहाँ से आप लोग अंदाजा कर सकते हैं कि अपनी सरहदों के साथ कायम उस्मान बे की अपनी नन्ही मुन्नी सी इमारत को अपने सामने क्या समझता होगा। तो बहरहाल यकूब बे की जिंदगी में उनकी रकाबत उस्मान बे के साथ चलती रही, और 1340 में जब यकूब बे की वफात हुई तो उसके बाद उनके बेटे महमद बे तक नशीन हुए। जबकि आप लोग जानते हैं कि उस्मान गाजी की वफात बुरसा के मुहासरे के दौरान 1324 में हो चुकी थी, और उस्मानी अमारत के वारिस उरहान बे तेजी से बाज़ंतीनी इलाकों में फतूहात समेट रहे थे। और आगे बढ़ने से पहले मैं इस पर बात करना चाहूंगी कि क्या महमद बे के अलावा यकूब बे का कोई और बेटा भी था या नहीं। तो नाज़रीन कराम, अगर तारीख को खंगाला जाए तो कोताहिया, जो कि दरमियान अमारत का दारुल हुकूमत शहर था, तो वहाँ मार्बल से बनी हुई एक तख्ती बरामद हुई, जो कि 1363 की एक है। उस पर दर्ज है कि महमद बे का एक और भाई भी था जिसका नाम मूसा था।
लेकिन नाज़रीन कराम, इस पत्थर पर तो ये मालूमात दर्ज है, लेकिन उसके अलावा कहीं भी याकूब बे को किसी और औलाद का जिक्र मौजूद नहीं। बहरहाल महमद बे ने गरमियान कबीले की सरदारी का ओहदा हासिल करने के बाद शाही शहदान का लक़ब इख्तियार किया, और शाही शहदान नाम के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये महमद बे का प्यार का नाम था। इस नाम का अगर उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो मतलब बनता है कामयाबियों से भरा हुआ वो कुआं जिससे जमीन सैराब होती है। तो गरमियान कबीले के सरदार की गद्दी संभालते ही महमद बे ने कुल्ला और अंगर के इलाके जंग के जरिए वापस ले लिए, जो कि कार्डलाइजिंग ने गरमियानियों से छीन लिए थे, और महमद बे ने 1340 से 1361 तक गरमियान अमारत पर हुकूमत की। लेकिन उस दौरान भी उनके उस्मानियों से कभी भी ताल्लुकात बेहतर नहीं हुए थे, और उन्हीं दिनों उल्हान गाजी अपनी सल्तनत को वसी करने की कोशिश कर रहे थे, जो उन्हें उस्मान बे की तरफ से मिली थी। लेकिन नाज़रीन कराम, यहाँ ये बात काबिले गौर है कि जिस तरह याकूब बे ने कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि वो उस्मान बे के खिलाफ बाकायदा फौज निकाल कर मैदान जंग में आ जाएं, तो इसी किस्म की जरूरत महमद बे को भी उल्हान गाजी के खिलाफ कभी करने की ना हुई। इसलिए दोनों इमारतों के सरदारों ने अपनी अपनी फतूहात पर फोकस किए रखा, लेकिन आपस में कभी ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश नहीं की। और महमद बे के एक बेटे का नाम तारीख में मिलता है, जिसका नाम सुलेमान शाह था, और ये वो शख्स था जिसके दौर में गरमियानियों की उस्मानियों से सुलह हुई। और वो इस तरह के महमद बे की वफात के बाद सुलेमान शाह ने 1361 में गरमियानियों का सरदार बना, और उस दौर के कागजात के मुताबिक उनका लक़ब शाह जैलबी था। और एक मौरिक शेख ओगलू मुस्तफ़ा ने अपनी किताब खुर्शीद नामा में उस दौर के तमाम हालात लिखे हैं, और उस दौर के हालात कुछ यूं थे कि महमद बे का बेटा सुलेमान शाह एक तरफ अमारत कुरमान से खौफज़दा था, और दूसरी तरफ तेजी से फैलती उस्मानी अमारत उसकी नींदें उड़ा रही थी, और वो इस कोशिश में था कि किस तरह अपने गरमियान अमारत को बचा ले। इस मकसद के लिए वो अपनी बेटी डेवलप खतून की शादी उस्मानी सुल्तान मुराद अव्वल के बेटे भाई यजीद से करने का ख्वाहिशमंद था। याद रहे कि मुराद अव्वल उर्हान गाजी और होलोफरा के बेटे और उस्मान गाजी के पोते का नाम था। मुराद अव्वल ने सुलेमान शाह की इस पेशकश पर खुश आमदीद कहा, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो उस्मानियों की पोजीशन अनातोलिया पर और भी मजबूत हो जाती। इसलिए सुल्तान मुराद अव्वल ने बुरसा के गाजी मोहम्मद अफंदी और उनकी बेगम और अपने अमीर सिकंदर आगा उनकी बेगम को कुताहिया भेजा, ताकि डेवलप खतून का रिश्ता मांगा जाए। जवाब में सुलेमान शाह ने एक नामवर आलिम से खत लिखवा कर उसका जवाब उस्मानी दारुल हुकूमत भेजा, और साथ में तोहफे भी भेजे, जिनमें कीमती दरमियान अतलस कपड़ा और सोने चांदी के तारों से बने कपड़े शामिल थे। जबकि दुल्हन के जहेज में कोताहिया, समाग, एग्रीकोस और तबसामली के इलाके देने का फैसला किया गया, और उस फैसले से साबित हो गया कि उस्मानी अब दरमियान अमानत से शान शौकत और रोब दबदबे में ज्यादा है। और ये ऐसा फैसला था, इस पर आज भी बहस की जाती है कि सुलेमान शाह ने गरमियानियों का दारुल हुकूमत कोताहिया जहेज की सूरत में उस्मानियों को कैसे दे दिया। तो नाज़रीन कराम, इस तरह ये शादी 1381 में हुई, और 22 दिन जो कि उस वक्त सुल्तान नहीं बने थे, उन्हें कोताहिया का इंतजाम संभालने भेज दिया गया, जबकि सुलेमान शाह ने कुल्ले के इलाके में रिहाइश अपना ली और 1387 में वही वफात पाई। और इस तरह आगे तफसील काफी लंबी है, लेकिन यहाँ मुख्तसर में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि 1390 तक जर्मियानियों की तमाम सरे जमीन उस्मानियों के अंडर आ गई थी, लेकिन ऐसा आसानी से ना हुआ, बल्कि इसके पीछे भी जर्मियानियों की कुछ साजिशें थी, जो कि उन्हीं पर उलट पड़ी। उनका फायदा उस्मानियों को हुआ। और आज का एपिसोड मैं यहाँ तक मुख्तसर करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे चैनल के साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज।